उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की ज़मीन चुनावी रणभूमि में बदलती नज़र आ रही है। हमारा मुकाबला किसी से भी नहीं है। हम भैया ने जिस तरीके से कहा है 351 प्लस हमारी सीटें आ रही हैं और इसके लिए हमें जो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सियासी पार्टियों को लेकर उनका जोड़ घटाव हो या फिर प्रत्याशियों में टिकट को लेकर मची होड़ हो, जनता जो है इस टाइम भैया के लिए जो है बिल्कुल इच्छुक है और जनता ये चाह रही है कि किसी तरीके से जो है बदलाव हो। कोरोना की आप बात कर रहे हैं, कोरोना में सरकार ने क्या मदद करी थी। और बीजेपी तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति जो करती है वो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है, उसके अलावा उसके बाद कोई भी काम नहीं है। और आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि योगी सरकार में जो काम हुआ है, तो आप मुझे एक काम गिनवा दीजिए कि योगी सरकार में ये काम हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। योगी जी ने सिर्फ वही फीते काटे हैं जो भैया हमारे जो काम अधूरा छोड़ गए थे, उसी के आज उन्होंने फीते काटे हैं और बाकी उन्होंने कोई काम नहीं करा। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की ज़मीन चुनावी रणभूमि में बदलती नज़र आ रही है। सियासी पार्टियों को लेकर उनका जोड़ घटाव हो या फिर प्रत्याशियों में टिकट को लेकर मची होड़ हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नाजिम हाशमी, स्वागत है आपका रणनीति में। आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी की और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं अलीगढ़ के 76 विधानसभा क्षेत्र से। और आज चर्चा करने के लिए हमारे आज के मेहमान हैं नाजिम कुरैशी जी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और यहाँ से एक प्रत्याशी के रूप में भी इनका चेहरा उभर कर सामने आया है। नाजिम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ एट 9 में। शुक्रिया। और जैसा कि समाजवादी पार्टी का इस बार का जो मुकाबला है वो सीधा सीधा बीजेपी से होने वाला है। अभी हाल ही में एक जिसको हम कह सकते हैं चुनावी बिगुल जो है वो समाजवादी ने बजा दिया है। कल हमने देखा था उनकी जो साइकिल यात्रा थी वो काफ़ी ज़ोरों शोर से प्रदेश में कामयाब होती नज़र आई। और इसमें एक अखिलेश यादव जी ने एक अपने इस यात्रा से पहले एक इंटरव्यू में कहा कि जनता जो है वो इस सरकार से इतना परेशान है कि अगर 400 सीटें भी हमारी आ जाती हैं प्रदेश के अंदर तो ये एक अचंबा नहीं होगा, एक चौंकाने वाली बात नहीं होगी। तो क्या समाजवादी ऐसे देख रही है कि जनता की जो नाराज़गी है वो समाजवादी पार्टी के फेवर में आती नज़र आ रही है? हमें हमारा मुकाबला किसी से भी नहीं है। हम भैया ने जिस तरीके से कहा है 351 प्लस हमारी सीटें आ रही हैं और इसके लिए हमें जो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। 2012 से लेकर 17 में जिस तरीके से जो है विकास की एक लहर चली थी और उसमें जो है हमें किसी को बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जो है मैं उसका एक लखनऊ के अंदर जो एक स्टेडियम बनाया गया और अलीगढ़ से लेके वो आगरे से लेके जो है एक्सप्रेस वे बनाया गया लखनऊ तक, जहाँ पे पहुँचने में करीब करीब 8 से लेकर 9 घंटे लग जाया करते थे। आज उस हाईवे पे चढ़ने के बाद जो 4 घंटे के अंदर आदमी लखनऊ पहुँच जाता है। तो वो किसकी देन थी? वो सिर्फ अखिलेश भैया की देन थी। और बहुत सी चीज़ें हैं, जनेश्वर पार्क है और कल जो साइकिल ले ली थी उसमें तो सारा आगाज़ ही हो गया। उसमें तो कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो है सरकार किसकी आ रही है और कैसे आ रही है। सरकार सीधी सीधी 300 प्लस 51 सीट हम लेकर आ रहे हैं और हम जो है जनता जो है इस टाइम भैया के लिए जो है बिल्कुल इच्छुक है और जनता ये चाह रही है कि किसी तरीके से जो है बदलाव हो। और बदलाव के लिए आप महंगाई को देख लें। भाई सिलेंडर की कीमत जो थी वो 300 रुपये की थी, तब जो स्मृति ईरानी जो ईरानी हैं वो एक मंत्री थी, तो उन्होंने जो है सिलेंडर हाथ में लेके जो सड़कों पर आई थी। आज 900 से प्लस सिलेंडर की कीमत हो चुकी, 100 से पार डीजल पेट्रोल जा चुका, डीजल लगभग पेट्रोल के बराबर आ चुका। महंगाई इतनी है, आटा आप देख लीजिए, चीनी देख लीजिए, किसी भी चीज़ को देख लीजिए, इतनी महंगाई है। जनता परेशान है, जनता बदलाव चाहती है। 2022 में हम आ रहे हैं और भैया जो मुख्यमंत्री बनेंगे। 2022 का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो बीजेपी है वो पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। और अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी का तो उसका मुकाबला बीजेपी से जैसे कि पूरी तरह से है। तो जो बीजेपी सरकार है वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, संसाधनों से उसके पास कमी नहीं है, उसके अंदर बड़े बड़े चेहरे हैं। और बात सरकार की तरफ से जो कही जा रही है कि योगी जी ने जो है वो उत्तर प्रदेश में बड़ा अच्छा काम किया है। जो भी प्रॉब्लम आई आपदा के टाइम पर, अगर हम कोरोना काल की बात करें तो उनको बड़े अच्छे से मैनेज किया है, हैंडल किया है। और चाहे रोज़गार देने की बात हो या फिर महिलाओं को पेंशन देने की बात हो, किसानों को उनका जो सम्मान नीति के तहत उनका पैसा देने की बात हो, तो सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है। महंगाई एक हद तक ज़रूर है, लेकिन क्योंकि आपदा में बड़ी परेशानियां देखी हैं देश ने, तो हो सकता है इसका एक कारण है ये हर सरकार में आना जाना है, ऐसा कहना है सरकार का। कोरोना की आप बात कर रहे हैं, कोरोना में सरकार ने क्या मदद करी थी? भैया ने, अखिलेश यादव जी ने, हमारे भैया ने जो आदेश दिया था कि समाजवादी जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, वो सब निकल जाएं, जनता के लिए मदद करें। हमने राशन बांटा
और हमने बहुत राशन बांटा, हमारे सारे नेताओं ने राशन बांटा, सिर्फ अखिलेश भैया के जो कहने पे बांटा। और समाजवादी के जितने भी लोग हैं वो दिल के अंदर एक मोहब्बत रखते हैं और भाईचारा रखते हैं। और बीजेपी तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति जो करती है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, उसके अलावा उसके बाद कोई भी काम नहीं है। और आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि योगी सरकार में जो काम हुआ है, तो आप मुझे एक काम गिनवा दीजिए कि योगी सरकार में ये काम हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। योगी जी ने सिर्फ वही फीते काटे हैं जो भैया हमारे जो काम अधूरा छोड़ गए थे, उसी के आज उन्होंने फीते काटे हैं, और बाकी उन्होंने कोई काम नहीं करा। नहीं, सरकार का कहना ऐसा है कि जो भी सरकारें आती हैं वो अपने अपने स्तर पर काम करती हैं। हर सरकार निर्माण का काम करती है, हर सरकार रोज़गार देने का काम करती है। वो 19-20 ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन एक सिरे से इनकार कर देना कि सरकार ने कुछ नहीं किया, तो ये किस हद तक सही है? क्योंकि अगर हम समाजवादी पार्टी के दौर की बात करें तो समस्याएं उस दौर में भी थी। अगर हम बात करें दंगों की, तो उस दौर में भी हुआ। ये जो मुस्लिम हिंदू का ध्रुवीकरण है वो उस दौर में भी हुआ। तो ये हर दौर की एक रीति रही है, हर दौर में ऐसा कुछ होता नज़र आ रहा है। तो ऐसा नहीं है एक ख़ास के इसी सरकार में हुआ नज़र आया है। तो अगर हम ये कहें कि भाई सरकार ने सिर्फ ये सब कर दिया या सरकारों ने मुस्लिमों के फेवर में पॉलिसी नहीं बनाई, तो किस हद तक सही होगा? क्योंकि मुसलमानों को अलग करके पॉलिसी नहीं बनाती सरकार, तो एक जनरल पॉलिसी बनाती है। बात दंगों की रही तो दंगे तो जो है कुछ मानसिकता के ऐसे लोग होते हैं जो दंगे करा देते हैं, मगर अलीगढ़ शहर के विधायक हों या एमपी हों या कोई भी हों, उनके पास अगर जनता जो चुनती है तो वो अपने अलग अलग दिशा में वोट डालती है जिसकी दिल की जो ख्वाहिश होती है। मगर जब एक प्रतिनिधि चुन लिया जाता है तो उस प्रतिनिधि का ये काम होता है कि वो सबके लिए जो जनता के बीच में जाए, जनता की सुने। अब वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, यहाँ के जनप्रतिनिधि के पास जाया जाता है तो वो सीधा सीधा एक ही जवाब देते हैं कि हम जो प्रतिनिधि बने हैं वो सिर्फ जो हिंदुओं के लिए बने, हम प्रतिनिधि मुसलमानों के लिए नहीं बने। तो ये बताइए ये मानसिकता कितनी ख़राब है। भाई कल को जो है वो जो है हमारे घरों पर ईद के लिए जो सेवइयाँ खाने आया करते थे, हम उनके घरों पर दिवालियों के लिए त्यौहार बनाने जाया करते थे। तो आज ये सब खत्म हो गया। ये किसने कराया? ये सब बीजेपी ने कराया। नहीं, ये सामाजिक सौहार्द की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। सरकारें कोई भी आएँ, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या समाजवादी की सरकार हो, ये सामाजिक स्वार्थ नहीं, जो हमारा भाईचारा है ये बिगड़ना नहीं चाहिए। ये हर एक आम आदमी का भी, आम आदमी यही चाहता है। लेकिन राजनीतिक स्तर पर देखें तो इसका राजनीति के अंदर जो इस्तेमाल होता है वो बड़े अलग लेवल का होता है। यानी हर पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं एक समुदाय के जोड़ घटाव में व्यस्त है कि भाई ये वाली जो समुदाय है, ये जाति विशेष हमारे साथ जुड़ेगा तो इसका वोट बैंक आ जाएगा। समाजवादी पे हमेशा ये आरोप और ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो मुस्लिमों को लुभाने के लिए मुस्लिमों से वादे ज़रूर करती है, लेकिन उन वादों में पक्का नज़र नहीं आती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक टूमर उड़ाया जा रहा है। और जितना साथ मुस्लिमों का समाजवादी ने दिया है वो किसी ने नहीं दिया। और आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हर आदमी जानता है भाई समाजवादी जो है वो सबके लिए है, ना कि मुस्लिमों के लिए। समाजवादी आज देख लिया आप ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं ब्राह्मणों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, कितना उनके संग जुल्म हो रहा है। दलितों के साथ देख सकते हैं आप, दलितों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, उन्हें मंदिरों में नहीं चढ़ने दिया जा रहा, किस तरीके से उनके साथ हरकतें हो रही हैं। और बाकी मुस्लिम को तो ये टारगेट बना ही रहे हैं लोग। तो हमारा काम ये नहीं है कि सरकार आती जाती रहती है, बात ठीक है, सरकार किसी की भी क्या है, मगर हम किसी के दिल के अंदर गंदगी पैदा करें, ये हमारा दिल ज़मीर गवाही भी नहीं देता और ये सही भी बात नहीं है। अगर मैं सीधा सा पूछूं कि समाजवादी सरकार ने ऐसा क्या बड़ा काम किया है मुसलमानों के लिए कि मुस्लिम वोटर जो हैं आने वाले चुनाव में समाजवादी को वोट दें? नहीं, मुसलमानों के लिए जो है पेंशन दी थी समाजवादी ने, कंप्यूटर बांटे समाजवादी ने, उसमें सबके लिए बांटे थे। समाजवादी यही नहीं है कि सारी मुसलमानों के लिए हर काम करती है, समाजवादी तो हर व्यक्ति के लिए और हर समाज के लिए काम करती है। तो अगर मैं ऐसा कहूँगा कि मुसलमानों के लिए अगर समाजवादी ने ऐसा कराया तो वो तो सीधा एक टारगेट जो हो जाएगा कि मुस्लिम पार्टी है, ऐसा नहीं है। समाजवादी ने हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, कोई भी हो, हर वर्ग के लिए काम कराया है। आप देख लीजिए कंप्यूटर किसने बांटे थे, एक कंप्यूटर जो है समाजवादी ने बांटे थे, उसमें हर वर्ग के आदमी को गए, मुस्लिम को भी गए, हिंदू को भी गए, हर वर्ग के आदमी को गए। हमारी पार्टी के अंदर कभी भेदभाव नहीं है और नहीं होगा आगे चल के। मेरा कहने का मकसद वही है कि जब सरकारें अपनी नीतियां बनाती हैं तो वो जाति विशेष पे नहीं बनाती हैं, ना कि वो हिंदू के लिए बना रही है, ना ही मुसलमान के लिए बना रही है। तो अगर समाजवादी ने जो अपनी नीतियां बनाई वो सबके लिए बनाई, और वही नीतियां अगर बीजेपी सरकार सारे आवाम के लिए बना रही है, तो फिर इसमें बीजेपी को दोष क्यों दिया जाता है समाजवादी की तरफ से? नहीं, बीजेपी कहाँ बना रही है? आपको कहीं दिख रहा है कि बीजेपी बना रही है? नहीं, बीजेपी ने कोई भी जो कानून है या कोई जो नीति है वो कोई जाति विशेष तो नहीं बनाया जिसमें मुसलमानों को अलग कर दिया गया हो और जो दूसरे धर्म विशेष के लोग हैं उनको अलग कर दिया गया हो। नहीं, बीजेपी तो जो है वो तो बीजेपी तो खैर वो दुश्मन है किसकी? बीजेपी तो सीधी सीधी
दलित, पिछड़े, मुस्लिम, ये इनकी दुश्मन है। बाकी तो वो पार्टी जो है वो अडानी और अंबानी की पार्टी है। वो जो सिर्फ देश के अंदर काम कर रही है, चाहे वो हाई लेवल की स्टेट का मामला हो या प्रदेश का मामला हो, वो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम हो रहा है। आप देख लिए किसान कितने दिनों से धरने पे बैठा हुआ है, क्या कोई उसकी सुनने वाला है? तो वो भी तो हिंदू भाई हैं हमारे, वो भी हमारे हिंदू भाई हैं, वो सड़कों पर बैठे हुए हैं और करीब करीब उन्हें जो है 1 साल होने को आ चुका है। सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। आज अगर अडानी अंबानी अगर उनसे बोल रहे हैं तो वो फ़ौरन सुन लेंगे, वो मान लेंगे। तो किसान अगर रोडों पे बैठा हुआ है तो वो किस लिए बैठा हुआ है? वो परेशान है इसीलिए तो बैठा हुआ है। अगर परेशान नहीं होता तो क्यों अपना घर बार आदमी कोई छोड़ देता है घर बार? अगर मुझसे कहा जाए कि मैं 3 दिन के लिए घर बार छोड़ दूँ अपना, तो मैं तो किसी मकसद के लिए छोड़ूंगा नहीं। वो अपने मकसद के लिए तो घर बार छोड़े हुए हैं। आप देख लिए किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और बीजेपी तो हर तरीके से जो आजमा रही है आदमी को। वो चाहे तो वो जो है पुलिस का दबाव सही, या चाहे वो पैसे का दबाव सही, वो तो सीधे कहते हैं आप जो है आइए, या तो पैसे के बलबूते पे आइए, नहीं आते तो फिर पुलिस के बलबूते पे आइए, और फिर नहीं आते तो हम भफा देंगे, जैसे आजम खान साहब को भफा दिया। आजम खान साहब ने कोई जुल्म किया था वहाँ पे? उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी। उस यूनिवर्सिटी के अंदर ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही पढ़ लें, उस यूनिवर्सिटी के अंदर तो सारे लोग पढ़ते हैं, सारी जाति के लोग पढ़ते थे। आज उन्हें उनकी जो है वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी की वजह से जो है उन्हें जो है आज भुगतना पड़ रहा है। बताइए, कोई एक इतना इतना बड़ा नेता वो मुर्गी चोरी कर सकता है? इतना बड़ा नेता जो है वो किताबें चोरी कर सकता है? जिस पे जो है इतनी दौलत हो, शोहरत हो, इज़्ज़त हो, तो वो ऐसी छोटी हरकतें कर सकता है? मगर क्या है, क्या वो जो है मुस्लिम नेता थे, उन्हें उसका जो है भुगतना पड़ रहा है बस। बात आपने आज़म खान साहब की कही, तो आज़म खान साहब को लेकर भी लोगों का जो एक मतभेद है वो यही है कि समाजवादी पार्टी को जब तक आज़म खान साहब की ज़रूरत थी तब तक उन्होंने उनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। आज वो राजनीतिक फ़ायदे के तौर पर नहीं है समाजवादी के लिए, इसलिए समाजवादी ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। कोई भी पार्टी की तरफ से जो सपोर्ट है वो नहीं प्रदान की जा रही है। ऐसा नहीं है। मैं अभी परसों ही जो लखनऊ था भैया से मिला हूँ। परसों एक शख्स ने सवाल करा था भैया से कि आप जो आज़म खान साहब के लिए क्या कर रहे हैं? तो आज़म खान साहब के लिए जो है हमारी पार्टी, कल भी हम साइकिल रैली में उनकी रिहाई की मांग करी है हमने, और पार्टी उनके लिए काम कर रही है और जितना हो सकता है उतना काम कर रही है। और बाकी जो है आप जानते हैं कि बीजेपी की जो सरकार है वो किस तरीके से जो है हर तरीके से आदमी को परेशान करने की कोशिश कर रही है। और ऐसा नहीं है एक टूमर उड़ाया जा रहा है। आज़म खान के लिए हम खड़े हुए हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, और आगे कोई परेशानी आती है तो भी खड़े रहेंगे। भैया जब आज़म खान जो अभी हॉस्पिटल गए, भैया ने सारा इंतज़ाम करा, भैया वहाँ देखने के लिए गए, वहाँ सारे काम करे। तो ऐसा नहीं है ये तो एक टूमर उड़ाया जा रहा है। किस लिए उड़ाया जा रहा है? वो इसलिए उड़ाया जा रहा है कि मुस्लिम वोट जो बट जाए, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। बीएसपी को जनता ने नकार दिया है, बीजेपी आने की नहीं है, बीजेपी से जनता परेशान है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में अगर ऑप्शन है तो वो समाजवादी का है, और इंशाल्लाह हम जो सरकार बना रहे हैं और भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने बात करी मुस्लिम वोट की, तो हाल ही में एक घोषणा हुई असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कि वो भी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो लड़ेंगे। हालांकि उसमें भी बड़ी पेचीदगी देखी जा रही है। उनका जो अपना एक संकल्प मोर्चा के साथ में था, राजभर जी के साथ में, वो उनका अब जो गणित था वो सही होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। खैर वो अलग बात है। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो क्या जो मुस्लिम वोटर है या जो मुस्लिम जनता है, क्या उनसे प्रभावित होकर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी अलीगढ़ के बीच घूमते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर ओवैसी साहब ने जो है अभी बिहार के अंदर गए थे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से सरकार नहीं बनी वहाँ पर, वरना सरकार तो वहाँ जो तेजस्वी यादव की बन रही थी। बंगाल के लोगों ने उन्हें नकार दिया। ममता दीदी जो जीत चुकी, वो सिर्फ इसीलिए जीती वहाँ पे कि वहाँ पे लोगों ने जो मुसलमानों ने जो उन्हें नकार दिया। और यूपी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यूपी के अंदर वो आई गलत रहे, उनको कुछ है ही नहीं, उनका वजूद ही नहीं है यूपी के अंदर। तो वो तो सिर्फ जो है एक अपनी मनगढ़ंत कहानी करते हैं। भाई वो जो है सारी मनगढ़ंत कहानी वो हैदराबाद के अंदर करें ना, वो यूपी के अंदर आने का क्या मकसद है? नहीं, वो कहते हैं कि मुझे हक है हर जगह से चुनाव लड़ने का। और अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो वहाँ पर भी उन्होंने 5 सीटें जो हैं वो निकाली। तो कहते हैं कि जैसे जैसे हम कोशिश करेंगे वैसे वैसे जो है पार्टी अगले स्तर पर पहुँचेगी। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो एक मुस्लिम नुमाइंदे जो हैं वो जो है लोकसभा या राज्यसभा तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है कि मुस्लिम नुमाइंदगी करने के लिए मुस्लिम बड़े नेता आज समाज में नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी में जो आज़म खान सांसद नहीं थे, या अभी जो है और पार्टियों में जो मुस्लिम नेता हैं, या समाजवादी के अंदर, समाजवादी तो मुस्लिम नेताओं को आगे ही बढ़ाती है। और सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, ऐसा नहीं है। आज भी मौजूदा में जो नफीस अहमद हैं वो गोपालगंज से जो विधायक हैं, और कई मुस्लिम नेता हैं जो आज भी विधायक हैं और सांसद भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और वो ओवैसी साहब की दिल की इच्छा है, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर लड़ें या कहीं भी लड़ें, उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। वो उनका काम है, वो जाने क्या करेंगे वो। बिल्कुल। अब हम बात करें अगर
अलीगढ़ शहर की ख़ास तौर पर, तो अलीगढ़ शहर में जनता के वो क्या मुद्दे हैं जिस पर जो हमारी आज की जो सरकार है वो विफल होती हुई नज़र आई है, या वो मुद्दे अभी तक हल नहीं किए गए हैं? वो क्या दिक्कत, क्या परेशानी है अलीगढ़ की जनता की, अगर आप हमें बताना चाहें तो? अलीगढ़ की जनता की परेशानी क्या है, आप देख लीजिए जगह जगह जो सड़क खोदी जा रही हैं, और खोदने के बाद अगर मैं कह रहा हूँ कोई उसके अंदर काम हो रहा है, और अगर काम हो भी रहा है तो उसे हाथ क्या जो सुलझाया जाए। एक जगह सड़क खुद जाती है और महीनों के हिसाब से वो पड़ी रहती है, जनता परेशान है। नालियों के अंदर जो पानी भरा पड़ा है, कीचें हो रही हैं। ज़रा सा अगर स्मार्ट सिटी की ये लोग बात कर रहे हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, आप ज़रा सा भी देखें, इतनी अभी 3-4 दिन बारिश पड़ी थी और करीब करीब पूरे रामघाट रोड के अंदर और इधर तुम्हारा शहर के ईदगाह के अंदर, जो ईदगाह है जो मुस्लिमों जो वहाँ पे नमाज़ होती है, उस ईदगाह के अंदर बकरीद के दिन करीब करीब 2 से 3 फीट पानी था वहाँ पर। तो ये क्या स्मार्ट सिटी बनने का आपको दिख रहा है? स्मार्ट सिटी बनना ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेकार है। और महंगाई तो आप जानते हैं किस कदर की महंगाई है। जनता की यही अपील है कि जनता जो है, जनता एक अच्छा नेता चाहती है, युवा नेता चाहती है शहर के अंदर, और ऐसा नेता चाहती है जो जनता के बीच रहे, जनता की बात सुने। और उसमें जो है अगर भैया मौका देते हैं, मुझे मौका देते हैं, तो मैं फुल तरीके से तैयार हूँ और इलेक्शन में लड़ूंगा, और जिसे भी भैया आदेश करेंगे मैं उसे लड़ा दूंगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें, आपने अखिलेश यादव जी की बात करी, युवा प्रतिनिधियों की बात करी, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव खुद भी युवा हैं और वो युवा लीडरशिप को प्रमोट भी करते हैं प्रदेश के अंदर। अगर हम अलीगढ़ के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में देखें, जैसे 75 कोल विधानसभा क्षेत्र में देखें, तो एक नए युवा नेता जो हैं मोहम्मद उस्मान, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो भी ये कह रहे थे कि युवा लीडरशिप को आगे आना चाहिए। अगर हम इस 76 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो एक बहुत बड़ा जाना माना चेहरा ज़फ़र आलम साहब का है, लंबे समय से समाजवादी से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप उनके सामने खड़े हुए हैं, तो आप लोगों से किस अपील या क्या अपील करना चाहेंगे, लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि आप के साथ वो जुड़ें और आगे पार्टी में आपको ले जाकर इस चुनाव में विजयी बनाएं? बात रही आपने उस्मान साहब की बात कही, तो मैं ये कहना चाहता हूँ भैया के जो भैया जो युवाओं को जो आगे बढ़ाते हैं, और उनकी पहली पसंद वो युवा हैं। और बात रही जफ़र आलम साहब की, वो हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। 2 बार उन्होंने एमपी का इलेक्शन लड़ा, 2 बार विधायकी का इलेक्शन लड़ा, वो विधायक बने भी। तो मेरे अपने नज़रिए से ये लगता है मुझे कि उन्हें जो हमें जो है, हमारे हम बच्चे हैं उनके, हम पे जो हाथ रखा जाए उनका, और वो हमें जो चुनाव लड़ाएं अगर भैया आदेश देते तो। और वो जो है भैया उन्हें जो मंत्रिमंडल में भी डाल सकते हैं, एमएलसी भी बना सकते हैं। 79 की उम्र के बाद अगर वो फिर भी लड़ना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा की बात है, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। बहरहाल ये है कि कोशिश मैं भी कर रहा हूँ और कोशिश वो भी कर रहे हैं। भैया जैसे आदेश दे देंगे हम उन्हें चुनाव लड़ाएंगे। एक और सवाल इस सवाल से निकल कर आता है कि अगर सीट आपकी समाजवादी पार्टी से क्लियर नहीं होती तो तक क्या फिर भी आप चुनाव लड़ते हुए नज़र आएंगे हमें? नहीं, जो भैया का आदेश होगा, भैया कहेंगे चुनाव जैसे लड़ाना है हम उन्हें लड़ाएंगे, और भैया कहेंगे आपको चुनाव लड़ना है तो पार्टी हमें चुनाव लड़ाएगी। और हमारी पार्टी के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है, जिसे भैया आदेश दे देंगे चुनाव वही लड़ेगा। और कोई भी जो पार्टी का नेता हमारा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की क्या बात करूँगा। कि मेरे नज़दीक तो ये बात है कि अगर भैया कह देंगे मुझे कि किसी को भी चुनाव लड़ाना है तो मैं लड़ा दूंगा। भैया मुझे आदेश दे देंगे लड़ने के लिए तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ लड़ने के लिए। और बाकी और नेताओं की क्या दिल की इच्छा है वो मुझे पता नहीं है। अगर आप चुनाव लड़ते हैं भविष्य के अंदर, तो आपके पास वो क्या मुद्दे होंगे अलीगढ़ की या प्रदेश की जनता को लेकर, जिनके सहारे आप जनता के बीच में जाएंगे और वोट की मांग करेंगे? तो वो क्या बड़े कारण या बड़े मुद्दे हैं अलीगढ़ की जनता के या प्रदेश की पूरी जनता की अगर हम बात करें, जिस पर बात करना ज़रूरी है, तो वो ऐसे क्या मुद्दे हैं? प्रदेश की बात तो वो हमारे भैया करेंगे। मैं तो एक छोटा मोटा नेता हूँ और एक कार्यकर्ता हूँ, नेता भी नहीं हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। मेरा तो सिर्फ यही है, अगर भैया ने मुझे मौका दिया और मैं अगर विधायक बनता हूँ, प्रतिनिधि बनता हूँ, तो मैं सबके लिए काम करूँगा, और पहली मेरी सोच ये है कि मैं शहर के अंदर एक स्कूल बनाऊँगा और दूसरा एक हॉस्पिटल बनाऊँगा, जिसमें जो है जब तक 5 साल मैं विधायक रहूँगा जब तक फ्री इलाज चलेगा और फ्री पढ़ाई चलेगी स्कूल के अंदर। ये मेरी अपनी सोच है, और बाकी जिस तरीके से आगे काम होगा इस तरीके से काम करेंगे। अलीगढ़ में आपने बात करी हॉस्पिटल और स्कूल की, तो अगर हम अलीगढ़ के अंदर देखें, जितना बड़ा शहर है पूरा, अगर हम सरकारी स्कूलों की और सरकारी अस्पतालों की हालत देखें तो वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हालांकि सरकार आती रही जाती रही और ये समस्या कोई 1-2 दिन पुरानी नहीं है, ये समस्या हमेशा से चली आ रही है। ये एक बड़ी समस्या है जिस पर आप कह रहे हैं कि आगे आने वाले चुनाव में आप इनको लेकर, इनको मुद्दा बनाकर जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अलीगढ़ जो है वो लॉक इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है।
तो ये जो उद्योग है लॉक इंडस्ट्रीज़ का, बड़े लोगों की शिकायत आई। हमने जब रिपोर्ट कवर की तो हमें पता चला कि लोगों के रोज़गार जो हैं इस कोरोना काल में बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तहस-नहस हो गए हैं। तो उनके लिए क्या कोई ऑल्टरनेट, या हमारी अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कोई ऐसी मुहिम है या कोई ऐसे वादे हैं जिसको लेकर हम उन लोगों के बीच में भी जा सकें और उन्हें एक उम्मीद दिला सकें कि भाई अगर समाजवादी की पार्टी आती है तो आप लोगों का ये फ़ायदा होने वाला है? देखिए, अभी जिस तरीके से कोरोना काल चला था उसमें जो है इन्होंने ये कहा था कि हम 3 महीने की बिजली का बिल माफ़ करेंगे, 3 महीने की स्कूल की फ़ीस माफ़ करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बिजली के बिल हुए, गरीब आदमी परेशान हुआ, उनकी लाइटें काटी गईं, ज़बरदस्ती उन पर दबाव डाला गया और उनसे जो बिल को वसूल करा गया। एक बार बताइए, अंधेरे में तो आदमी रह नहीं सकता, कर्जे करेगा, कुछ भी करेगा और फिर जो जमा करेगा। हाँ, हमारी अगर सरकार बनती है तो भैया ने अनाउंसमेंट कर दिया है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और पेंशन देंगे, करीब करीब 1 करोड़ से 1.5 करोड़ पेंशन देंगे लोगों को। और जिस तरीके से और काम होगा, अखिलेश भैया के अलावा और कोई भी प्रदेश के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है जो प्रदेश के अंदर काम कर ले, क्योंकि वो भैया जो काम अपने लिए नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री अगर बनेंगे तो सिर्फ जनता के लिए बनेंगे और बहरहाल किसी के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और रहा सवाल मेरा, तो मैं तो सिर्फ जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, अगर भैया मुझे मौका देते हैं और जनता भी मुझे अगर चुनती है तो मैं 5 साल के अंदर जिस तरीके से एक प्रतिनिधि को 2.5 करोड़ रुपये साल मिलता है, अगर 2.5 करोड़ रुपये साल अगर शहर के अंदर लग जाए तो शहर तो चमन बन जाएगा और लोगों की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और बाकी तो जिस तरीके से आदेश आप पीछे जाएगा उस तरीके से वहाँ से पैसा आता रहेगा और ऐसा काम होता रहेगा। और अगर मुझे अगर रहा और 5 साल अगर मैं रहा, 5 साल मुझे जनता ने अगर चुन लिया तो मैं एक एक पैसे का हिसाब दूंगा जनता को, और जितना पैसा वहाँ से मिलेगा, जितना वो 10 करोड़ मिले या 20 करोड़ मिले, एक एक पैसा जनता के बीच में जाके लगेगा और इसका हिसाब मैं 5 साल के अंदर दूंगा। मैं मेरी यही तमन्ना है दिल की, और लोगों के लिए मैं आना चाहता हूँ, वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, कोई हों, हर व्यक्ति के लिए मैं जो मदद करना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। इतनी सी उम्र में अगर मुझे इतना मौका मिला है और भैया ने मुझे सहारा है और भैया ने मुझे इस लायक समझा, अगर वो टिकट देते हैं तो इंशाल्लाह मैं सारे काम पे उतरूँगा। नाज़िम जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, अभी बहुत सारी परिस्थितियां बदलना बाकी हैं। हो सकता है कई हमें जो समीकरण हैं वो उनमें उलटफेर होती हुई नज़र आए। समाजवादी पार्टी के नेता से हमने आज बात की और आने वाले चुनाव के लिए उनकी क्या रणनीति, इस पर हमने चर्चा की। अभी हमके लिए इजाज़त, मिलेंगे अगली खबर में।